नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं आपको बताते चले, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम योजना, जहां वन जिला वन क्यूजिंग सरदार पटेल इकोनॉमिक जोन, जहां लखनऊ कई विभागों की अहम बैठक हो रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक आयोजित की जा रही है, जहां सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम विभाग की अहम बैठक जिला वन क्यूजिज्म योजना पर यह चर्चा होने वाली है, जहां सरदार पटेल कर ये अहम बैठक होने वाली है। साथ ही आपको बताते चले, लखनऊ कई विभागों की अहम बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक, आयुष विभाग की भी समीक्षा की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले, वन जिला वन क्यूजिन योजना पर चर्चाएं होंगी। सरदार पटेल इम्प्रूवमेंट को लेकर ये चर्चाएं, कई विभागों की अहम बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक, जहां कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। आयुष विभाग की भी समीक्षा, जहां वन जिला वन क्यूजीन योजना पर चर्चाएं होंगी। सरदार पटेल फॉर्मेशन पर भी चर्चाएं होंगी। लखनऊ में कई विभागों की अहम बैठक। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जा रही है, जहां कई मंत्री इस दौरान शामिल रहेंगे, जहां वन जिला वन क्यूजीन योजना पर चर्चाएं होंगी। साथ ही आपको बताते चले, लखनऊ में अहम बैठक, कई विभागों की अहम बैठक आयोजित की गई। तो वहीं आपको बताते चले, वन जिला वन क्यूजीन योजना पर चर्चाएं होंगी, आयुष विभाग की समीक्षा। तो वहीं गोरखपुर में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेल न सिर्फ शारीरिक विकास का माध्यम है, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता की विकसित करते हैं। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि महिला खिलाड़ियों की बढ़ती भागीदारी देश और प्रदेश में बदलते सकारात्मक माहौल का परिणाम है। बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर उत्तर प्रदेश में आगमन पर हृदय से मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को, जिन्होंने पूर्वी जोन की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का चुनाव किया है। गोरखपुर शिवतार महायोगी गोरखनाथ की पावन साधना स्थली के साथ ही भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक महानगर भी है, जनपद भी है। देश की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी यह जनपद और यह क्षेत्र है। यह जनपद जहां भारत की अत्यंत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का जनपद है, वहीं भारत के वैदिक साहित्य को वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने का जो अभिनव कार्य पिछले 100 वर्षों से हो रहा है, वह गीता प्रेस बीसी गोरखपुर में स्थित है। भारत की आजादी के आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद बंधु सिंह इस धरती से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। आजादी के आंदोलन का चोरी चोरा कि वह घटना जिसने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था,
उसका संबंध भी इसी जनपद से है। हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली रही है। ऐसे अनेक विभूतियों से संबंध रखने वाली इस पावन धरा पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के उच्चतम से उच्च शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और इस महत्वपूर्ण केंद्र में आज देश के पूर्वी जोन के 14 राज्यों की 31 टीमें इस बास्केटबॉल प्रतियोगिता के साथ इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। जिन राज्यों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है उनमें बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश की टीम भी इस आयोजन का हिस्सा बनी है। यह आयोजन अपने आप में इन तो वहीं खबर सामने आ रही है जो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद फैसला संभव। वहीं सीएम योगी समेत वरिष्ठ नेता जाएंगे दिल्ली। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम से की मुलाकात। संगठन महामंत्री ने मंत्रियों की रिपोर्ट तैयार की। वहीं कोर ग्रुप नए पुराने नामों पर करेगा मंथन। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर अंतिम मोहर का आकलन लगाया जाएगा। जहां आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही। यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद यूपी में विस्तार पर फैसला संभव माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी समेत यूपी बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता जल्द दिल्ली दौरे पर आएंगे। कुछ दिनों पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दोनों डिप्टी सीएम से लखनऊ में अलग अलग मुलाकात भी की थी। इसके अलावा क्षेत्रवार दौरा कर जमीनी रिपोर्ट तैयार की गई। यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल ने मौजूदा मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट तैयार की। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप नए पुराने नामों पर मंथन करेगा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ चुके हैं। अमन, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या हलचलें तेज है, जमीनी स्तर पर क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए पूजा, जिस तरीके से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में जो यूपी कैबिनेट है उसका जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो काफी समय से रुका हुआ था, जिसकी पुष्टि लगातार मुख्यमंत्री योगी समेत पार्टी संगठन के भी तमाम लोगों द्वारा की गई है। जिसका अगर बात की जाए पूर्व में जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ था उससे पहले भी ये चर्चा तेज थी कि कब जो सरकार का जो नए जो मंत्रियों की जो घोषणा है वो कब हो सकती है। और उसके बाद ये स्पष्ट हुआ था कि जब खरमास पूरा हो जाएगा तो खरमास के बाद कभी भी जो तिथि है वो आ सकती है। यानी कि खरमास अब बीत गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव बहुत जल्द होना है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और उत्तर प्रदेश में जो बचे हुए 6 पद हैं, यानी कि अभी मौजूदा समय में जो 54 मंत्री हैं उनको मिला करके जो 6 मंत्रियों की जो जगह रिक्त बची हुई है उन पर कहीं ना कहीं जो संगठन है वो विचार कर रहा है और बहुत जल्द इस पूरी जो रणनीति है उसको एक नया रूप दिया जाएगा। कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद लगातार एक तमाम कयास लगाया जा रहा है कि जो 6 बचे मंत्री हैं उनमें किन किन मंत्रियों को मौका मिल सकता है, यानी कि किन विधायकों की बात की जाए या किन एमएलसी की बात की जाए। एक पूजा से साफ एक सबसे बड़ा बिंदु ये भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो संगठन के जो क्षेत्रीय मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, माफ करिए, जो संगठन मंत्री हैं धर्मपाल, उन्होंने भी अपना जो खाका होता है वो तैयार किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आखिरी जो ताबूत में कील है वो जो केंद्रीय नेतृत्व है, यानी कि जो सेंट्रल
की जो कमेटी है उसी के द्वारा लगना सुनिश्चित होना है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष अपनी जो जांच रिपोर्ट है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष को बने हुए लगभग 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है, कहीं ना कहीं क्षेत्रवार उन्होंने भी तमाम मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो, चाहे वर्चुअल जिस तरीके से भी उन्होंने जो पदाधिकारी उनसे बैठकें की हैं, उनसे फीडबैक लिया है तमाम मंत्रियों का, और कहीं ना कहीं वाले संभावित मंत्रियों के बारे में भी चर्चा की। वहीं अगर संगठन मंत्री धर्मपाल की बात की जाए तो उन्होंने भी अपना एक जो परफॉर्मा है वो बना रखा है। तो कहीं ना कहीं दोनों की रिपोर्ट जब केंद्रीय नेतृत्व के सामने जब सौंपी जाएगी तो क्या कुछ चीजें निकल करके आती है। लेकिन अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं, संगठन की बात की जाए और पहले पूर्व में उनका मंत्रिमंडल में उनकी जो जगह थी वो भी बनी रह जा चुकी है। उनमें बात की जाए साध्वी निरंजन ज्योति, बड़ा नाम है, भूपेन्द्र चौधरी पूर्व सरकार में मंत्री रहे और अभी प्रदेश अध्यक्ष पद से वो हटे हैं। पूजा पाल जो कि सपा से बागी विधायक है, मनोज पांडे जो कि सपा से बागी विधायक है। तो तमाम ऐसे नाम हैं जिनको जातीय समीकरण के हिसाब 2027 चुनाव के लिए लगातार उनके ऊपर दाव भारतीय जनता पार्टी लगा सकते हैं। और एक सबसे बड़ी इसमें अहम भूमिका ये भी रहने वाली कि जो जिस तरीके के जो 3.5 साल माफ करिएगा जो 4 साल का जो कार्यकाल रहा है योगी पार्ट 2 का, यानी कि योगी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल रहा है, उसमें कई मंत्रियों के नाम कटने के भी देखिए मंजूरी मिल सकती थी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पुराने मंत्री हैं उनके विभागों में भी कई मंत्रियों के बदलाव हो सकता है और कई मंत्री ऐसे हैं जो संगठन के हैं, उनको वापस से संगठन की जिम्मेदारी मिल सकती है। कहीं ना कहीं एक संगठन और सरकार के बीच में एक सामंजस्य वो बनाने के लिए लगातार चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, लगातार प्रयास की जा रही कि 2027 का चुनाव है वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, एक बड़ा चुनाव हुआ था, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण के हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समाज से बिलोंग करते, तो कहीं ना कहीं एक जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका निभाता है। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को देखते हुए जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें कहीं ना कहीं जातीय समीकरण के हिसाब से मंत्रिमंडल में विस्तार को भी देखा जा सकता है। पूजा जी आप अमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर। तो वहीं चंदौली में 17 जनवरी को इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास होगा। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, यूपी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ही मंच पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी सुबह 10 बजे से चंदौली पहुंचेंगे और सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जिला मुख्यालय में शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान न्यायालय भवन के लिए भूमि पूजन भी किया जाएगा। भव्य तैयारियों के बीच चंदौली को न्यायिक सौगात मिलने जा रही है। प्रस्तावित 5 मंजिला कोर्ट भवन और 7 मंजिला अधिवक्ता चैम्बर में वक्फधारियों की और साथ ही अधिवक्ताओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही आवासीय परिसर और पार्क का विकास भी किया जाएगा। के इंटीग्रेटेड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पधारे। उनके साथ अनेक सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं और हाई कोर्ट के जजेस भी आएंगे और इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई हैं। यहीं से ऑनलाइन माध्यम से कुछ अन्य जनपदों के भी जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका शिलान्यास किया जाएगा और उसी क्रम में आज हम सब लोग यहाँ की इस व्यवस्था को देखने के लिए आए हैं। अच्छे से आप देख रहे हैं व्यवस्था की जा रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे जनपद में जब अतिथिगण आए तो यहाँ के बारे में एक अच्छा इम्प्रेशन लेकर जाएं, यहाँ की पुलिसिंग के बारे में, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में और किसी प्रकार की कोई बाधा पूरे कार्यक्रम में ना हो। इसमें हम सभी लोग जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, पुलिसकर्मी और अधिकारी, इसको ठीक से संपन्न कराने के लिए मौजूद है। उत्तर प्रदेश में 6 इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास का कार्यक्रम है। करीब 1500 करोड़ की लागत के ये ओवरऑल कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं
तो 6 के 6 जो हमारे कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं उन सभी का यहाँ से इनॉग्रेशन किया जाएगा। जनपद चंदौली में भी एक परियोजना है इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की, जिसकी लागत करीब 236 करोड़ रुपए है, जिसमें 37 कोर्ट्स बनाए जाएंगे। इसी के साथ में एडवोकेट्स के चैम्बर भी उसमें बन रहे हैं। साथ ही साथ जितने जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस एंड डिस्ट्रिक्ट जज साहब का रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो पूरा एक इंटीग्रेटेड सेटअप बनाया जा रहा है स्टेट ऑफ एन आर्ट सेटअप में। 18 महीने के ये प्रोजेक्ट्स हैं और करीब अप्रैल 2027 तक ये प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन टाइमलाइन है। तो वहीं यूपीएसएससी परीक्षा में पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न पूछे जाने को लेकर अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए यूपीएसएससी अभ्यर्थी लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री दरबार पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न बिना किसी पूर्व सूचना के जोड़े गए थे, जिससे 2 साल से की जा रही उनकी तैयारी प्रभावित हुई है। उन्होंने मांग की कि ऐसे प्रश्नों को निरस्त किया जाए। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें पहले ही किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई थी। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की अपील की। इस दौरान कुछ अभ्यर्थियों की मुख्यमंत्री सचिव से मुलाकात भी हुई। वहीं इसके साथ ही 1 सप्ताह का समय मांगा गया। हालांकि किसी तरह का लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है। सर, हमारी एक ही मांग है। हमारा यूपीएससी आयोग ने एग्जाम कराया था एनएम का, जिसमें आउट ऑफ सिलेबस उन्होंने 40 क्वेश्चन पूछा था। उसी की मांग के लेके हम लोग हैं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस मेरा एग्जाम हुआ है, तो हमारा री एग्जाम की मांग है। सबका एक ही मांग है, री एग्जाम सर। तो वहीं कानपुर के सचेड़ी क्षेत्र में हुए रेप कांड को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी चौकी इंचार्ज अमित मौर्य अब तक फरार है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। इस बीच आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका भी दाखिल की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश लगातार जारी और जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने टीमें बना करके उनके सभी संभावित स्थानों पर दबिश दी है। दबिश में उसके घर बंद पाए गए हैं, उनके परिवार वाले भी भागे हुए हैं, उन्होंने मोबाइल भी बंद कर दिए, संभवतः उन्होंने मोबाइल बदल दिया है। इस बीच ये भी सूचना मिल रही है कि इसने हाई कोर्ट में रिट कर दी, तो वकील के माध्यम से लोग रिट कर देते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि हम रिट का पुरजोर विरोध करें और उनके खिलाफ हम लोगों ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। और वो कॉमन अपराधी की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है और हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह उनकी गिरफ्तारी हो जाए। तो वहीं बाराबंकी जनपद के 12 हैदरगढ़ टोल प्लाजा पर अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर सीतापुर में अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने लालबाग चौराहे पर एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर निष्पक्ष जांच न करने के आरोप लगाते हुए दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। वहीं अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें टोल प्लाजा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। साथ ही खैराबाद में आपको बता दें, इटौजा टोल प्लाजा के बीच कम दूरी में 2 टोल लगाए जाने पर भी आपत्ति जताई गई। जिलाधिकारी ने ज्ञापन स्वीकार कर नियमों का परीक्षण कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। वहीं प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। ये दिनांक 14 जनवरी को एक हमारे अधिवक्ता जो उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, बाराबंकी के हैदरगढ़ टोल प्लाजा पे उनको बुरी तरीके से मारा पीटा गया, उनका अपमान किया गया और उन्होंने मुकदमा भी पंजीकृत कराया 307 जैसी संज्ञेय धाराओं में, लेकिन वहां की पुलिस ने मात्र 151 चालान मुलजिमों का किया है। इस संबंध में हमारे अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश था और उनकी मांग पर हम लोगों ने आज आम सभा की और उसमें सर्वसम्मत से पास किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस संबंध में ज्ञापन दिया जाए। तो अभी जिलाधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंप के आए हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी पुलिस ने स्थानांतरण नीति में बड़ा बदलाव। 2019 बैच तक भर्ती उप निरीक्षक के स्थानांतरण पर विचार। अनुकंपा केवल पति पत्नी दोनों पुलिस में होने पर संभव। वह निरीक्षक उप निरीक्षक को गृह क्षेत्र के पास तैनाती नहीं। तो साथ ही आपको बता दें, पुलिस परिचय पत्र पर पठनीय छाया प्रति अनिवार्य होगी। छूट केवल दोनों पुलिस में कार्यरत होने पर ही मिलेगी। तो आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थानांतरण नीति में बड़ा बदलाव किया गया।
2019 बैच तक भर्ती उप निरीक्षक आपको बता दें, मामलों पर अनुकंपा स्थानांतरण पर सामान्य रूप से विचार होगा, जबकि 2019 के बाद भर्ती कर्मियों को ये सुविधा केवल तभी मिलेगी जब पति पत्नी दोनों पुलिस विभाग में कार्यरत हों। तो वहीं मेरठ के मछुआ समाज के युवक सोनू कश्यप की हत्या के मामले को लेकर निर्बल इंडियन शोषित निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद के आह्वान पर जनपद श्रावस्ती में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष राम नरेश निषाद के नेतृत्व में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए निष्पक्ष जांच एवं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। मामला मेरठ में सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया गया, उसको आज तक न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय के लिए हम लोग लड़ने के लिए आए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी परिवार के रूप में मिलने जा रहे थे, उनको प्रशासन के द्वारा वहाँ जो है गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक दिया गया और रोकने के बाद उनको जाने नहीं दिया गया। मैं चाहता हूँ कि इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और उस परिवार के किसी को एक सरकारी नौकरी दिया जाए और ग्राम सभा के भूमि में जो जमीन है उस पर कुछ ना कुछ दिया जाए और जो हत्यारे हैं उनको फांसी दिया जाए, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। यही के लिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए आपके बीच में आए। मेरठ में हुए सोनू निषाद हत्याकांड को लेकर मामला और उग्र होता जा रहा है। श्रावस्ती जनपद में आज निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के आह्वान पर भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर जा रहे थे, तभी गाजियाबाद सीमा पर प्रशासन ने उनको रोक दिया और अन्य राजनीतिक पार्टियों को पीड़ित परिवार से मिलने दिया गया। उनका कहना है कि प्रशासन इस पर पक्षपात कर रहा है। पीड़ित परिवार को कार्यकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपए की मुआवजा और साथ ही सरकारी नौकरी तथा फास्ट कोर्ट में सुनवाई कराने के लिए मुख्यमंत्री से मांग की है। उनका कहना है कि फास्ट ट्रैक में सुनवाई होने से जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। श्रावस्ती से आर्यन टीवी नेशनल न्यूज चैनल के लिए प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट। तो वहीं बाराबंकी के 12 टोल प्लाजा में टोल कर्मियों द्वारा अधिवक्ता से अभद्रता और मारपीट के मामले में अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और टोल कर्मियों पर गुंडा एक्ट और एनएसए के तहत कार्यवाही की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए न्याय की मांग की। पुलिस अधीक्षक अप्रति विजय वर्गे ने अधिवक्ताओं से वार्ता कर मामले में की जा रही कार्यवाही की जानकारी दी। वहीं संतुष्ट होकर अधिवक्ता वापस लौट गए और एसपी ने बताया कि बीएनएस की धारा 109 में मुकदमा दर्ज कर चारों नामजद को एक अन्य चिन्हित आरोपी को जेल भेजा जा चुका है। साथ ही टोल कंपनी पर कार्यवाही के लिए एनएचआई को पत्र भी लिखा गया है। वहीं दोषियों पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसमें आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि जो 2 दिन पहले एक घटना हुई थी हैदराबाद टोल पे, जिसमें एक अधिवक्ता के साथ वहां पे जो मौजूद टोल कर्मी थे उनके द्वारा मारपीट की गई थी। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो 5 टोल कर्मी हैं, 4 जो नामजद थे और जो एक और व्यक्ति जिसको वीडियो के माध्यम से चिन्हित किया गया था, उन 5 को कल ही अरेस्ट कर लिया गया था। उनको जो सुसंगत धारा है 109 जो पुरानी 307 है उसमें रिमांड लेकर उनको जेल भेजा गया है। और जो बाकी टोल कंपनी है जो वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है उन पे भी हमने एनएचआई को लेटर लिखा है, उन पे भी कार्रवाई के लिए, और जो भी अग्रिम आगे विधिक कार्रवाई है वो भी प्रचलित है। और सभी लोगों जो हमारे विद्वान अधिवक्तागण हैं उन सभी को ये बताया गया है कि पुलिस उनके साथ खड़ी है, इसमें जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।